मैं हूं आलिया और आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बैरियर्स विद आलिया शाह। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई शो। वेलकम टू माई शो। अपने आज के प्रोग्राम में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करने लगे हैं। आप जानते हैं कि इस वक्त 76th सेशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली का जो आगाज हो चुका है उसका, और उसमें पूरी दुनिया के टॉप लीडर्स शरीक हो रहे हैं, जिसमें पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर वर्चुअली खिताब करेंगे। लेकिन हमारा हमसाया मुल्क भारत से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंच चुके हैं, जहां पर वो वहां पे जो सीईओज हैं, टॉप ग्लोबल लीडर्स, उनसे मुलाकात उन्होंने की है। इसके अलावा उनकी बायलैटरल टॉक्स हैं प्रेसिडेंट जो बाइडेन के साथ, और भी बहुत कुछ हो रहा है। जो ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर हैं उनसे भी मुलाकात हुई। बहुत सारी ऐसी बातें जिसके ऊपर इसलिए बात करना जरूरी है कि इस वक्त अफगानिस्तान के इशू के बाद ये सेशन बहुत ज्यादा अहमियत इख्तियार कर गया है। यही वजह है कि आज मेरे साथ दो पर्सनालिटीज जो शरीक हो रही हैं जर्नलिज्म साउथ एशिया का कहें, और उसके अलावा इस वक्त अमेरिका में। तो जर्नलिज्म के ये पायनियर्स तस्लीम किए जाते हैं, आइकन्स हैं। मेरे साथ मौजूद हैं फैज रहमान साहब, जो कि वॉइस ऑफ अमेरिका के साथ एक अरसे तक जुड़े रहे, राइटर हैं, कॉलमनिस्ट हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग माई शो फैज रहमान साहब। बहुत बहुत शुक्रिया। इंडिया से हमारा साथ दे रहे हैं जनाब भारत के जाने माने सहाफी, जो कि टाइम्स नाउ में सर्व करते रहे। इसके अलावा जी न्यूज से इनका ताल्लुक, कॉलमनिस्ट हैं, लिखते हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। खासतौर पर जब हम स्ट्रेटेजिक डेप्थ की बात करते हैं, हम फॉरेन अफेयर्स की बात करते हैं, तो इस पे इनका ओपिनियन माना जाता है, इनकी गहरी नजर है। थैंक यू सो मच। हमारे साथ मौजूद हैं आशीष सिंह। थैंक यू आशीष जी। थैंक यू आलिया एंड आपके सारे दर्शकों को आदाब और नमस्ते। जी, बात का आगाज हम किए लेते हैं आशीष सिंह जी से, क्योंकि हम बात कर रहे हैं कि वहां पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं, और क्योंकि अभी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने अभी खिताब नहीं किया, वो करेंगे, तो उसके बाद हम आएंगे फैज रहमान साहब की तरफ। आशीष सिंह जी, जो बात की जा रही है इस वक्त कि ये बहुत ही इसकी हाइप क्रिएट हो रही है, पीएम मोदी की वहां पर पहुंचे वो, और उनकी ना सिर्फ ये कि बायलैटरल टॉक्स हैं प्रेसिडेंट जो बाइडेन के साथ, बल्कि वो जो टॉप सीईओज हैं उनसे मुलाकात की है। तो आप क्या समझते हैं कि क्या इस उनके इस दौरे की सिग्निफिकेंस इसलिए बढ़ रही है, ज्यादा इसको जो है वो देखा जा रहा है, इस पे नजर है, क्योंकि अफगानिस्तान का इशू इस वक्त दरपेश है, और कहा जा रहा है कि जो अमेरिका है अब पाकिस्तान के पास, उसके पास अगर कोई मददगार है तो वो भारत है, और इसके अलावा भी जाहिर है कि हम जानते हैं जो सिलसिला चल रहा है। आप इस पे क्या कहेंगे? आलिया, if you could repeat your one portion of the question कि किसका मददगार कौन है? जी, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि अफगानिस्तान की जो सिचुएशन है इस वक्त, अफगानिस्तान के क्राइसिस की वजह से इस दौरे की अहमियत इसलिए बढ़ती है कि पीएम नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचे हैं, और जो अमेरिका है वो ये समझ रहा है कि अगर पाकिस्तान नहीं तो इस वक्त भारत जो है वो इस सिलसिले में, अफगानिस्तान के सिलसिले में शायद उनका ज्यादा करीबी मददगार है। नो डाउट अफगानिस्तान को लेकर इंडियन गवर्नमेंट न केवल दी करंट गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर मोदी की, इसके पहले भी हमने देखा है कि कांग्रेस रूल गवर्नमेंट्स ने भी अच्छे रिलेशन काफी मेंटेन किया, और ये एक इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में बहुत कंसिस्टेंट एस्पेक्ट दिखा है कि द गवर्नमेंट्स irrespective of the BJP or the Congress, basically the NDA or the UPA, the governments have invested in the people of Afghanistan and irrespective of the presidency in the Afghanistan government. So उसका yes expectation भी काफी ज्यादा बढ़ती है, बट जैसा कि हमने आलिया आपके शो में ही लास्ट टाइम डिस्कस भी किया था, जैसे पूरे वर्ल्ड की सिचुएशन है, इंडिया की भी वही सिचुएशन है as far as the selection between say an Afghan elected government or Taliban forced government. So that's something which the entire world is battling with. तो इंडिया भी उसी के साथ बैटल कर रहा है। देयर इज लैक ऑफ क्लैरिटी, देयर इज वेट एंड वॉच पॉलिसी। बट अमेरिकन पॉइंट ऑफ व्यू आपने जो बोला, अमेरिका बहुत पहले से ही इंडिया से डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट की एक्सपेक्टेशन रखता रहा है। वो मिलिट्री एक्सपेक्टेशन रखता रहा है, स्ट्रेटेजिक डोमेन में एक्सपेक्टेशन रखता रहा है। बट आई बिलीव द इंडियन गवर्नमेंट हैज बीन प्रीटी क्लियर, कंसिस्टेंट एंड फर्म ऑन देयर आइडिया ऑफ वी विल नॉट पुट बूट्स ऑन ग्राउंड। और ये कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा प्रेशर होने के बावजूद, और बहुत फ्रीक्वेंटली भी इस तरह के प्रेशर आए थे स्पेसिफिकली अमेरिका की तरफ से, उसके बावजूद इंडियन गवर्नमेंट ने उसे मेंटेन रखा, और अब तक मेंटेन रखा है। तो अब भी ऑब्वियसली जाहिर सी बात है कि रखा जाएगा। लेकिन अमेरिका बहुत सारी बाकी चीजों को लेकर, जैसे कि स्ट्रेटेजिक डोमेन है, इंटेलिजेंस शेयरिंग है, क्योंकि इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज काफी अच्छी पकड़ रखती हैं as far as Afghanistan is concerned। और अफगानिस्तान के जो लोग हैं, अफगानिस्तान की से पुलिस हो, मिलिट्री हो, और जो बहुत सारे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस होते हैं, स्पेसिफिक जो वर्टिकल्स होते हैं, जो सेंसिटिव होते हैं, वो सब इंडियन गवर्नमेंट और
इंडियन काउंटर पार्ट्स के साथ में काफी अच्छे रहे हैं और अभी भी हैं। तो उन सब चीजों के पॉइंट ऑफ व्यू अमेरिकन का एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा है कि इंडिया मदद करेगा। लेकिन प्रैक्टिकली मैं आपको बताऊं, इंडिया और अमेरिका के बीच में पाकिस्तान हमेशा बीच में आ ही जाता है, क्योंकि इंडिया की अपनी कंप्लेंट्स हैं विद रिस्पेक्ट टू यूएस कि आपने ये किया, ये नहीं किया, ऐसे करते हैं, ऐसे नहीं करते हैं। अमेरिका की अपनी कंप्लेंट्स और एक्सपेक्टेशंस हैं इंडिया की तरफ पाकिस्तान को लेकर। उसमें obviously there are subtopics like Kashmir and 370 and Balakot, and there are multiple or the terror organizations, the grey list, the black list, all these things also come into picture. But yes, वो काफी कॉम्प्लेक्स है। तो एक लाइन में अगर आपके क्वेश्चन का आंसर देना हो, अमेरिका की एक्सपेक्टेशन हमेशा से ही रही है इंडिया की तरफ से, पर इंडियन गवर्नमेंट ने बाय एंड लार्ज मिलिट्री डोमेन में, स्ट्रेटेजिक डोमेन में अफगान गवर्नमेंट और अफगान लोगों के ऊपर अमेरिका को तवज्जो नहीं दिया है। तो मुझे भी नहीं लगता कि अभी वापस इस तरह के तवज्जो कोई स्टैंड चेंज होगा। तो इंडियन गवर्नमेंट हैज ऑलवेज गिवन मच मोर एम्फेसिस एंड प्रायोरिटी टू द अफगान पीपल एंड द गवर्नमेंट, और यही चीज इस बार भी अगर यूएस किसी तरह की एक्सपेक्टेशन रखेगा डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट वाली या फिर मिलिट्री इन्वॉल्वमेंट वाली, तो उन्हें वही मिलेगी। पैसिव ट्रैक टू other domains, intelligence, strategic, yes, India has always been helping, और शायद अभी 2 कदम और आगे बढ़ के हेल्प कर दे अमेरिका को। लेकिन अमेरिका की जो एक्सपेक्टेशन है उस लेवल तक इंडिया कभी भी कमिट नहीं करता, और इंडिया बहुत क्लियर रहा है उसको कि हमें ये इस डोमेन में नहीं पढ़ना है आपके। हम अफगान लोगों के साथ में जो कुछ हो सकता है वो अफगान गवर्नमेंट के साथ में करेंगे, लेकिन आप जिस तरह की जिस एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं, जिस डोमेन में कर रहे हैं, इंडिया उस प्रेशर में नहीं काम किया अभी तक। ठीक। अच्छा आशीष सिंह जी, अगर हम ये पूछें कि ये जो दौरा है पीएम नरेंद्र मोदी का, इससे क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? आप क्या समझते हैं कि क्या कुछ हासिल करना चाह रहा है भारत और क्या हासिल किया जा सकता है? आलिया, 3 चीजें। सबसे पहले मैं टॉप प्रायोरिटी पे रखता हूँ फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स और इकोनॉमी, और ये प्राइम मिनिस्टर के फर्स्ट डे के विजिट से ही बहुत ज्यादा क्लियर और एविडेंट भी हो गया है। ब्लैकस्टोन सीईओ, एडोब, First Solar, General Atomics, name the CEOs, and there are multiple of these. Roughly half a dozen CEOs have met Prime Minister already as we speak. So ये दिखाता है, इंडिकेट करता है और प्रूव करता है कि इंडिया की जो प्राइम मिनिस्टर मोदी के जो ये यूएस विजिट है उसमें टॉप एजेंडा इकोनॉमी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट और फाइनेंस रिलेटेड एस्पेक्ट्स हैं। सेकेंड है इंडिया का जो यूएन में लास्ट मंथ की हमारी प्रेसिडेंसी थी, उसको आगे कैपिटलाइज करके किस तरह से लेके जाए। तो यूएनजीए अगेन इज गोइंग टू बी वन ऑफ द की फोकस एरियाज फॉर प्राइम मिनिस्टर्स विजिट as far as US visit is concerned. And third is obviously going to be the bilateral. पर प्राइम मिनिस्टर मोदी के जाने से बहुत सारे जो बायलैटरल्स के इम्पैक्ट होते हैं वो फाइनल स्टेजेस पर पहुंचते हैं। आपके ऑडियंस के लिए मैं जरूरी बताना चाहूंगा कि इंडिया और यूएस 2+2 डायलॉग एनुअल लेवल पर करते ही हैं। So, the defense and the foreign ministers of both the countries interact regularly, and it's a set-up pattern. It's not an occasional pattern, and it has been done for last 2-3 years. प्राइम मिनिस्टर के जाने से एक फाइनल स्टेज, एक फाइनल उसका रूप मिल जाता है, तो वो भी बायलैटरल के पॉइंट ऑफ व्यू होगा इम्पोर्टेंट। बट जो टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है वो प्राइम मिनिस्टर ने बहुत क्लियर कर दिया है, वो इकोनॉमी और इन्वेस्टमेंट्स, सेकेंड यूएनजीए, थर्ड बायलैटरल, जो कि रेगुलरली ही चलती रही है। लेकिन इसको लेकर बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट इसलिए क्योंकि वो कोविड पीरियड के बाद में प्राइम मिनिस्टर का लॉन्ग डिस्टेंस वाला पहला रहा है टूर, और क्योंकि इंडियन डायस्पोरा यूएस में बहुत गुड क्वांटिटी एंड आई वुड से गुड कमांड पोजीशन में है, तो रिएक्शन भी वहां से काफी अच्छा मिलता है व्हेनेवर गोस टू से यूएस और यूके और some of the major European countries. So वो एक ऑन ग्राउंड रिएक्शन भी आपको दिखाई देगा, उसका भी एक अपना इंपॉर्टेंस है। और यहाँ पर लोगों की उम्मीद वापस है वो प्री कोविड इरा वाली प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो फॉरेन कवरेज होती थी इंडियन मीडिया में और जो चर्चा होती थी, उसकी वापस एक बार रीस्टार्ट देखने मिल रहा है। ओके, फैज रहमान साहब आपकी तरफ आती हूँ। सर, ये जो बात की जा रही है, अभी हम देख रहे हैं कि वहां पर जाहिर है कि दुनिया के टॉप लीडर्स मौजूद है, लेकिन पाकिस्तान से कहा यह गया कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो है वो वहां पर नहीं जाएंगे बल्कि वो वर्चुअल खिताब करेंगे यहाँ से। आप इसको कैसे देख रहे हैं कि क्या इस सूरत हाल में, इस सिचुएशन में आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान अपने मकासद कैसे यहाँ पर रहते हुए वहां से हासिल कर सकता है? क्या कुछ थोड़ी सी कमी देखने में आएगी? क्या पीछे तो नहीं रह जाएंगे? कैसे देख रहे हैं इसको?
थैंक यू आलिया, वंस अगेन बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने शो पे बुलाया मुझे। मैं इससे पहले कि आपके सवाल का जवाब दूं, मैं तुम्हारे आशीष साहब की थोड़ी, इट वाज अ गुड पर्सपेक्टिव और बड़ा अच्छा इन्होंने उसको अहाता किया पूरा, बहुत अच्छा उसको एक तरह से पेश किया। इख्तलाफ है इनकी इस बात से कि इंडिया अमेरिका का अफगानिस्तान पर मददगार हो सकता है और एक बेहतर बेहतर मददगार है। मेरा ख्याल ये है कि इनकी जो एक गुफ्तगू का जो इनकी बात का जो जिस्ट है वो मुझे ये नज़र आया। अब इसमें देखिए थोड़ा सा ज़रा एक डिस्कनेक्ट है। मेरा थोड़ा सा पॉइंट ऑफ व्यू इसमें मुख्तलिफ है, इसलिए नहीं कि मैं मेरा ताल्लुक पाकिस्तान से है, बल्कि इसलिए कि इस वक्त अगर आप ओवरऑल रियलिटी को देखें तो वो ये है कि इंडिया ने, इसमें कोई शक नहीं कि वहाँ बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट किया था, अप टू $3 बिलियन। अमेरिका ने $2 ट्रिलियन उसमें इन्वेस्ट किए वहाँ पर ओवर द लास्ट 20 ईयर्स। लेकिन हुआ ये कि जिन लोगों की बात हमारे आशीष भाई कर रहे हैं और जिन लोगों पे इन्वेस्टमेंट अमेरिका ने किया था, दे जस्ट मेल्टेड अवे, दे लेफ्ट, दे फ्लेड द कंट्री। There's nobody for them to talk to anymore in Afghanistan, for the Indians as well as for the Americans. तो इसमें कोई शक नहीं है कि वहाँ की पुलिस, वहाँ की फौज, जैसे आपने हवाला दिया हमारे आशीष भाई ने, लेकिन क्या वो लोग वहाँ मौजूद नहीं रहे जो असल लोग थे। और यही वजह है, देखिए अगेन मैं इससे वेरी डिस्पैशनेट, वेरी नॉन पार्टिसन पर्सपेक्टिव, कि अगर आप देखिए कि अमेरिका ने उठा के, ऐसा नहीं कि सिर्फ उनको बिला वजह किसी वजह के बगैर तालिबान को एक वॉक ओवर दिया, लिटरली एक वॉक ओवर दिया अफगानिस्तान में। उसकी वजह ये थी कि उन्होंने, बेशक इसमें कोई शक नहीं कि इंडिया से भी कहा कि भाई आप लोग भी तशरीफ लाएं, आप हमारी कुछ हेल्प करें, कुछ लोगों से और भी कहा वो भी हेल्प करें, लेकिन कोई भी ज़ाहिर है कि फॉर रीजंस इंडिया जस्ट कुडंट डू इट, पीरियड। It would have been a disaster for the Indian army as well as for the Indian foreign policy and for India as a whole. तो अगर वहाँ पर नहीं आया तो उसके बाद अमेरिकन ने जब 3 साल पहले डायलॉग शुरू किया, अब देखिए बहुत बड़ी बात है कि एक ऐसा शख्स जिसको आपने वहाँ गिरफ्तार किया, जिसको आपने कराची में 8 साल रखा, CIA और ISI का से, मैं मुल्ला ब्रादर की बात कर रहा हूँ, और फिर उसको आप छुड़वा कर उसी से आप मुज़ाकरात करते हैं, और जब पॉम्पियो साहब जाते हैं तो हमारे ज़ालिम खलीलज़ाद साइन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ अमेरिकन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। तो दैट वाज अ ह्यूज स्टेटमेंट। अच्छा, उसकी वजह क्या थी? देखिए अमेरिका, ज़ाहिर है कि तालिबान ऐसा नहीं है कि उनके कोई सगे थे या उनको चाहते थे। अमेरिकन का ये असेसमेंट था कि अगर इस वक्त अगर कोई डोमिनेंट मिलिटेंट फोर्स है पूरे अफगानिस्तान में जिसकी रूट्स निचली सतह तक है, निचले लोगों तक है, वो whether we like it or not, whether we hate it or like it, it doesn't matter, they are the Taliban. एक और जिसको it's also a very loosely defined terminology anyway. तो उन्होंने, अच्छा फिर उसके बाद आप देखिए जब इसको वॉक ओवर दिया गया, गनी साहब जिस से वहाँ, अशरफ गनी साहब जिस से सब कुछ छोड़ के भाग गए, उनके साथ उनकी पूरी कैबिनेट, उनकी जो पूरी फौज मेल्ट हो गई, बिल्कुल पिघल के नीचे बैठ गई, सब गायब हो गए। तो उसके बाद जाहिर है कि इंडिया के लिए इसमें नो डाउट कि देयर वाज लॉट ऑफ कंसर्न इन न्यू दिल्ली कि अब क्या होगा। पाकिस्तान का एक परसेप्शन ये बना कि एज इफ पाकिस्तानीज और द ISI वन दिस वॉर। इस वक्त जो मोदी साहब का जो ट्रिप है वॉशिंगटन में, और जो कि हमारे बाइडेन साहब की दावत पर हो रहा है, उसकी एक मेरी तरफ से एक अहम वजह जो मुझे समझ में आती है वो ये है कि इंडियन कंसर्न्स को कुछ काम करना, कुछ एले करना, कुछ बताना कि नहीं वहाँ पर जो कुछ हुआ है उसमें ऐसा नहीं है कि एक ज़ाहिर एक इंडिया बहरहाल एक बहुत बड़ा मुल्क है उस खत्ते का, उसके बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हैं, तो उनको किस तरह से दे वांट टू काम डाउन द इंडियंस, और ये दिस इज़ वन ऑफ द रीजंस। उसकी वजह अगर, अच्छा उसकी जो शिकायतें हैं, ये बिल्कुल एक लगा बंदा, देखिए आपको बिल्कुल साफ सामने नज़र आता है, बिल्कुल साफ नज़र आ रहा है कि जब तालिबान ने जब कैप्चर करना शुरू किए जो प्रोविंशियल कैपिटल्स, दे आल्सो स्टार्टेड इन द नॉर्थ, जो कि उनकी टेरिटोरी नहीं थी, लेकिन अमेरिकन वहाँ मौजूद थे, उनकी एयर पावर वहाँ मौजूद थी। दे डिड नॉट मूव वन प्लेन टू स्टॉप देयर एडवांसमेंट नोवेयर इन द कंट्री। तो लिटरली, अच्छा फिर जो उनके जो अपोनेंट्स हो सकते थे, हर एक का
मुझे मालूम है कि हमारे पास जितने भी इंडियन राइटर्स वगैरह हैं, पंडित्स हैं, एनालिस्ट हैं, उनका ये ख्याल था, हमारा भी ये ख्याल था कि वहाँ बड़ी खाना जंगी होगी। तो अमेरिकन्स बेसिकली मेड श्योर कि जब वो वॉक ओवर दें, जब वो ट्रांसफर ऑफ पावर करें, तो किसी ऐसे डोमिनेंट ग्रुप को दें कि जिससे खाना जंगी ना हो, सिविल वॉर ना हो, ज्यादा ब्लड शेड ना हो। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इन माय ओपिनियन बाइडेन वांट्स टू reassure their Indian partners to make sure कि जी हम ये नहीं है। और दूसरी बात, उसकी वजह ये है कि इंडिया बहरहाल अमेरिका में इट्स ए huge presence. India has a huge presence, not just because we have a very strong Indian diaspora, but also because the middle class of India, और जो मार्केट है वहाँ पर, यहाँ की जो सारी कॉर्पोरेशंस, जैसे हमारे अगेन आशीष साहब ने कहा कि meeting with all these top CEOs of some of major American corporations, it's not a coincidence, it's not just because तो फैज रहमान, इसी उसमें जो मेरा एक अगला पॉइंट था कि क्या आप पाकिस्तान को इसमें कहाँ खड़ा हुआ देखते हैं, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर तो हमारे जा भी नहीं रहे, फिर बाइडेन की कॉल के हवाले से जो कुछ चर्चा रहा, जो कुछ होता रहा, तो क्या देख रहे हैं आप? देखिए, ये अगेन इन्होंने बड़ी अच्छी बात की, एक जुमला इनका कि जब आप मोदी से मिल रहे हैं यहाँ पर बाइडेन साहब, तो दे नो दे आर टॉकिंग टू द गाय हु इज गोना मेक डिसीजंस, who gonna say yes or no, and then we can go by those yeses or nos. Unfortunately, in case of Pakistan, Prime Minister हमारे इमरान खान साहब यहाँ आ सकते हैं जरूर, he can spend 1 full week here. Whatever he agrees upon may not be guaranteed. वो जब वहाँ जाएंगे, हो सकता है बैक होम, तो हो सकता है कि वो फैसले कुछ और हों। और दूसरी बात ये है कि जो आपने कहा ना, जो जोक बना हुआ है बेसिकली जो कॉल का, अमेरिकन्स नो कि पाकिस्तान से हमको किससे बात करनी है। ये बाइडेन ने अगर इमरान खान को कॉल नहीं की, मेरा ख्याल है अच्छा नहीं किया, करना चाहिए था, क्योंकि एक बहरहाल एक मेजर कंट्री है, पूरे उसमें आपका एक बहुत बड़ा रोल, और आप उन्हीं के जरिए सारा आपने वहाँ काम किया अफगानिस्तान में, और आप उसके प्राइम मिनिस्टर को इग्नोर कर रहे हैं, इट्स नॉट अ गुड थिंग। बट ये इनकी तरफ से ऐसा है कि जी हम कहते हैं ठीक है, हमने प्राइम मिनिस्टर को कॉल नहीं की, लेकिन हमारा एंगेजमेंट हर लेवल पर है, और विच इज़ ट्रू कि इस वक्त एक एक छोटे लेवल से लेके बड़े लेवल तक, बिल्कुल ऑल द वे अप टू द टॉप, अमेरिकन्स आर एंगेज्ड ऑन ए डेली बेसिस। यहाँ के जो वजीर दिफा हैं, सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस, ही कॉल्स पाकिस्तान आर्मी चीफ quite a few times, if not a day, at least in a week, at least, so they keep in touch. तो उससे पाकिस्तान की कोई वैल्यू मिनिमाइज नहीं होती, लेकिन मैं समझता हूँ कि हाँ, ये थोड़ा सा प्राइम मिनिस्टर के लिए, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के लिए इट्स स्लाइट, और बाइडेन साहब को कॉल करना चाहिए था इनको। he should have honored the prime minister, he should have honored the democracy. अगर आप डेमोक्रेसी कहते हैं, डेमोक्रेसी होना चाहिए, तो आप डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करें। जो डेमोक्रेटिक फोर्सेज हैं वहाँ, अमेरिका को चाहिए कि उसको मजीद ताकतवर बनाए, इनको बढ़ावा दे। ऑलराइट, आशीष सिंह, आपकी तरफ वापस आती हूँ। सर, ये बताइए कि ये जो हम देख रहे हैं, इसमें एक कुछ ये कही जा रही है, जिस तरह आपने कहा कि डिफेंस के हवाले से जो कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे जिसमें प्रीडेटर ड्रोन्स की 30 की बात की जा रही है, कि जिसमें इतनी तादाद में जो है ये ड्रोन्स की खरीदारी के हवाले से, ये ट्रंप के दौर में कहा जा रहा है, प्रेसिडेंट ट्रंप जब थे इससे पहले, तो उस दौर में ये हुआ था कॉन्ट्रैक्ट, और अब इसको जो है वो उसको अमल में लाया जाएगा। तो साथ में ये बात भी आ रही है कि दरअसल ये चाइना को कंटेन करने के लिए, चाइना के खिलाफ ये एक चीज इसको किया जा रही है। तो आप क्या समझते हैं कि इस दौरे से क्या चाइना के खिलाफ समझता है भारत कि वो कितनी ताकत हासिल कर सकेगा, या ऐसा भी कोई ऑब्जेक्टिव है आपका? देखिए आलिया, अभी तो समझिए कि पिछले 1.5 साल से जिस तरह से LAC पर सिचुएशन है बिटवीन इंडिया एंड चाइना, अभी अब तो हम एक गोली भी खरीद ले तो ऐसा लगेगा कि चाइना पे मारने के लिए ले रहे हैं, है ना। सो बट दैट्स नॉट द केस। You know, the defense, सही समझेंगे आशीष भाई, लोग सही समझेंगे। You know, डिफेंस मिले व्हाइट हाउस में और चाइना ना डिस्कस हो, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। नहीं बिल्कुल, मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ कि चाइना डिस्कस नहीं होगा, बिल्कुल होगा, और अगर बाइडेन नहीं करेंगे तो हम कर लेंगे, वो उसमें there is no doubt about it. और you know, you can't avoid the elephant in the room when Modi and Biden are meeting.
बट द पॉइंट हियर इज प्रेडेटर ड्रोन्स वगैरह की जो आपने बात की, देखिए इंडिया के डिफेंस मॉडर्नाइजेशन मेरे लिए एक बहुत ही क्यूरियस और एक इंटरेस्टिंग टॉपिक रहा है, उसको बहुत क्लोजली फॉलो किया। चाहे आप प्रेडेटर ड्रोन बोल लीजिए या फिर इजरायली ड्रोन बोल लीजिए या फिर क्वाड बोल लीजिए, देखिए ये सब पहले से ही एक इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। इनफैक्ट इंडिया में इस तरह की फीलिंग होती है कि ये हम बोलते हैं, फिर प्रोसेस शुरू होता है, एग्जीक्यूशन में बहुत टाइम लग जाता है। जैसे कि अली आपने कहा कि अभी ये कॉन्ट्रैक्ट ट्रम्प के समय हुआ था, फिर अभी लेट मी टेल यू द एक्चुअल रियलिटी इज कि डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल में अभी ड्रोन्स वाली बात 30 प्रेडेटर ड्रोन्स की बात चल ही रही है। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स को 10-10 कौन लेगा, 8-12 कौन लेगा, वो 30 में से वो सब कुछ चल ही रहा है। So it's not even approved yet on paper. Forget about the manufacturing or the delivery of it. So defense modernization is a long process. बहुत पहले से शुरू हुआ था, जब LAC का टेंशन नहीं था उसके पहले से भी ये चीजें शुरू हुई थी। बिकॉज इंडिया को अपने डिफेंस मॉडर्नाइजेशन न केवल चाइना के पॉइंट ऑफ व्यू, पाकिस्तान, इंडियन ओशन रीजन और बहुत सारे एस्पेक्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू, देखिए आलिया मैं आपको ऑडियंस को जरूर बताना चाहूंगा, आज इंडिया का सेंसेक्स पहुंच गया 60,000। Okay, that's huge. Like that's crossing a benchmark as far as the market is concerned. Now it's default, and I believe everyone who follows the economy and diplomacy would understand. With the growing economy, you got to have a growing military power in order to secure that economy, and that's exactly where India's requirement is. Alia, as we discussed in your last show, India is the fastest growing major economy in the world, clocking to like double-digit growth as far as the annual every financial year growth is concerned, and that's not by Indian RBI or any bank, but the international organizations are saying that, including the World Bank. So उस इकोनॉमी को आपको सिक्योर करने के लिए, चाहे वो पायरेट से हो, सोमाली पायरेट से हो या फिर चाइना से हो, चाहे वो LOC पर हो या फिर LAC पर हो, हमें वो कांस्टेंट प्रोसेस है वो ग्रो करना पड़ेगा। नो डाउट the LAC tussle between India and China has increased or rather expedited the entire process of modernization that has included some emergency purchases. But ये imagine करना कि 30 प्रेडेटर ड्रोन हम इसलिए ले रहे हैं, अभी लेके आएंगे मोदी वहां से, वॉशिंगटन से, और अभी बेजिंग पे ठोक देंगे, ऐसा है नहीं। 1.5 साल से चल रहा है बस यार LAC का इशू। वहां मत ठोके, बाकी कहीं और जहां भी आप ठोक we were discussing Balakot strike, but चलिए वो हमारा डोमेन नहीं है डिस्कशन का, वरना फिर वही ISPR और वाले। आशीष जी थोड़ी शांति लेके आए यार, लोग बहुत सफर कर रहे हैं। हाँ, यस मैं इनफैक्ट आलिया को मैंने कहा था कि देखिए इंडिया से ज्यादा कोई ज्यादा खुश कंट्री नहीं होगी अगर पाकिस्तान में देखिए कोई अपने पड़ोसी मुल्क में, अपने घर में भी आप नहीं चाहेंगे आपके पड़ोस में सबसे ज्यादा बवाल हो। तो सर ये तो हुआ ना, अब 1971 में आपने करके दिखा भी दिया, उसको ओन भी कर लिया आपने। मोदी साहब ऑल द वे अप टू मोदी साहब ने ओन किया, तो अब वो तो विवाल तो होगा ना भाई। अब बल्कि इसमें मैं एक और सवाल भी ऐड कर देती हूँ सर, ये जो अभी आप जो दोनों बातें कर रहे हैं ना आशीष जी, आपने ये जो बात की, इसमें मैं आपको ये बताती हूँ कि जो फॉरेन मिनिस्टर हैं सऊदी अरेबिया के, वो जो भारत पहुंचे, वहां पे विजिट किया, उसके बाद उन्होंने PM मोदी से मुलाकात भी की। उस दौरान उन्होंने एक खबरें आई कि पेशकश भी की कि हम जो है सऊदी अरेबिया यानी पाकिस्तान और भारत के बीच सालिसी करवा सकता है। तो अब अफगानिस्तान के बाद से ज्यादा कुछ बहुत शदीद हो चुके हैं ना हालात। तो क्या इस बारे में क्या सोच रहे हैं? मैं पहले आशीष से पूछ लेती हूँ कि क्या ऐसा हो सकता है, और उसके बाद मैं फैज रहमान से पूछूंगी यही बात। You indicating कि Saudi will basically mediate between India and Pakistan? जी, exactly. आलिया, broader term में अगर मुझे कहना हो तो I don't see any third country's requirement for India-Pakistan relation. पाकिस्तानी गवर्नमेंट भी बहुत क्लियर है कि यस उन्हें हेल्प चाहिए, कोई अगर थर्ड कंट्री इंटरवीन कर सके, चाहे US हो, चाहे रशिया हो, चाहे एनी अदर कंट्री लाइक से सऊदी। बट प्रैक्टिकली मैं आपके दर्शकों को मैं लार्जर उसमें मैं डाइवर्ट नहीं करना चाहूंगा। प्रैक्टिकली ऐसा हुआ है, जो आपने देखा होगा सीज फायर हुआ है पिछले साल, वो इंडिया और पाकिस्तान में, सऊदी प्लेड एन UAE के बीच में। हाँ। So basically we do have a scope here, but ये scope इस तरह से reflect हो जाना कि everything is going to be hunky dory between India and Pakistan,
with a third party intervention. I don't see that. It might have an impact in a specific domain for a specific intensity and for a specific period. बट इंडिया पाकिस्तान के बीच में सब कुछ किसी थर्ड पार्टी इंटरवेंशन के बीच में ऐसे सब कुछ ठीक हो जाएगा, ये मुझे नहीं लगता. Yes, there have constantly been pressure on the Indian government as far as engaging with Pakistan is concerned. और वो प्रेशर बहुत जगह से आया है, बहुत बार आया है और बहुत ज्यादा भी आया है, लेकिन अभी तक इंडियन गवर्नमेंट हैज नॉट बकल्ड डाउन. I would say they have maintained the thought that they mentioned that talks and terror cannot go together. और पाकिस्तान पिछले कुछ दिनों में, पिछले कुछ सालों में बहुत ज्यादा वीक हुआ है, मल्टीपल फ्रंट्स, फ्रॉम इकोनॉमी टू ऑफ लेट अगर आप देखें तो क्रिकेट में भी वो शीन जा रही है जो पहले थी. आई विश कि वो वापस आए, बिकॉज दैट वाज वन ऑफ द कनेक्टिंग डोमेन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान. और बहुत सारे डोमेन्स में पाकिस्तान की वो शीन है वो जाते जा रही है. तो इट्स नॉट गुड फॉर अ कंट्री. और ऑब्वियसली वी नो कि एनी कंट्री इफ इट गोज डाउन, it's certainly going to go in wrong hands, or at least will be controlled. Or I appreciate Mr. Rahman's mention कि the Americans know, the White House knows कि बॉस कॉल किसको करना है ना. वहां पे जोक बन गया होगा, ठीक है, फोन आया फोन नहीं आया, बट they know exactly किससे बात करनी है, क्या होगा. So यही चीज इंडिया की प्रॉब्लम भी है. टॉक्स एंड टेरर कैन नॉट गो टुगेदर. प्राइम मिनिस्टर मोदी हमें फर्स्ट टाइम प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, तो उन्हें वोट टेकिंग सुनने के लिए उन्होंने पाकिस्तान along with the other SAARC leaders, नवाज शरीफ को भी बुलाया. पर क्या होता है उसके बाद में? Someone else is acting, someone else, the army and the ISI is playing a larger role or a crucial role. So obviously फिर इंडिया भी सोचता है बात किससे करें. अब do you feel कि ये जनरल बिपिन रावत को भेजे जनरल बाजवा से बात करने के लिए? That doesn't suit India's democratic structure. Okay. फैज रहमान, आई होप यू वुड लाइक टू कमेंट ऑन दिस कि क्या पाकिस्तान और भारत के बीच दोस्ती की, बट आई वांट टू ऐड वन मोर क्वेश्चन कि जो वहां पर इस वक्त अफगानिस्तान के हवाले से क्या ये बात की जाएगी कि अफगानिस्तान को रिकग्नाइज किया जाए, जो सेशन हो रहा है उसमें तमाम कंट्रीज, और क्या आपको लगता है कि अनकरीब इसका कोई ऐसा कुछ देखने में मिल रहा है? देखिए, इसमें असल में आलिया बात यह है कि इसमें तो कोई शक नहीं कि अफगानिस्तान शुड हैव अ सीट एज ए कंट्री, ठीक है, लेकिन उसमें ज़ाहिर है जो एक डिलेमा है पावर्स का और मुख्तलिफ जो कंट्रीज़ हैं, मेंबर कंट्रीज, उनका ये है कि हु डू दे टॉक टू. इस वक्त कोई फॉर्मल गवर्नमेंट वहाँ पर मौजूद नहीं है. और ख़ुद मुझे जो एक बात, क्योंकि पाकिस्तान बीन डूइंग सम लॉबिंग ऑन देयर बिहाफ अपैरेंटली, तो मेरा अपना ख्याल ये है कि अगर वाकई इफ़ दे आर सीरियस कि दूसरे लोग भी आगे बढ़कर उनको एक तस्लीम करें और उनसे बात करें, तो पाकिस्तान शुड टेक द फर्स्ट स्टेप एंड बेसिकली रिकग्नाइज द गवर्नमेंट कि यस दीज आर दे आर द फॉर्मल गवर्नमेंट इन अफगानिस्तान. तो उसके बगैर जो है वो वर्ल्ड पावर्स को या यूएन के मेंबर कंट्रीज को ये कहना कि आप किसी को भी लाके उस सीट पर बिठा दें, in my opinion, it's not gonna go well. It's not gonna happen. I may wish this to happen, but it's not gonna happen. अच्छा, देखिए दूसरी बात जो अब आपने जो सऊदी, इसमें कोई शक नहीं. देखिए पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो कुछ भी हुआ है फॉर द लास्ट 73-74 years, उसमें पूरा साउथ एशिया फ्रॉम अफगानिस्तान टू बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, जितने भी लोग हैं, they are talking about billions of people. They have suffered. Or whatever works for this region to be at least if not prosper, at least ठीक है, India is doing well, but India is still like a way. They still have a lot of work to do when it comes to poverty. Abhi bhi if I'm not mistaken, about more than 400 to 500 million people are under the lower than the poverty line. तो इसमें इसका मतलब ये नहीं कि अगर इंडिया is of course is the fastest growing economy, of course, and we are happy for that, लेकिन at the same time जो overall जो लोग जो सफ़र कर रहे हैं, for somehow or the other, if the Saudis succeed, I'll be happy. If they both talk to each other and they succeed, I'll be a happier person. आपकी बात सही है, मैं आशीष साहब की बात से भी एग्री करता हूं कि अगर हम दोनों मिलकर बैठकर बात कर सकते हैं तो व्हाई नॉट. बट इफ दैट फ्रेमवर्क इज नॉट पॉसिबल,
I think we should be open to other venues and avenues, and but this is a lot easier for me to say than people to listen to and actually act upon it. It's not going to happen, but this is my wish, one of my. Okay. Yeah, go ahead. Thank you so much, Faiz Rahman. Thank you so much, Ashish Singh, for your precious time. आइंदा भी आपसे बात होती रहेगी. Thanks a lot. Thank you. Thank you, Nadia. Thank you, Mr.